मैं घूमने के लिए पहाड़ी इलाकों में गया था क्योंकि मेरे पापा वहीं पर काम करते थे। परंतु अचानक से मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गए। फिर मुझे 15 साल की उम्र में नौकरी करनी पड़ी, परंतु कम उम्र होने के कारण मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था। तब मुझे एक पहाड़ी औरत ने अपने घर में काम दिया, परंतु मुझे नहीं पता था कि वह औरत मुझसे क्या करवाना चाहती है। और जब सच्चाई मेरे सामने आई तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम अमन है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे बड़े भाई और एक मेरी छोटी बहन थी। गांव में ऐसा कोई रोजगार नहीं था जिससे कि हमारा घर का खर्च चल पाता। इस कारण से मेरे पापा पहाड़ी इलाकों में रहकर मेहनत मजदूरी करके हमें वहां से पैसे भेजा करते थे, जिससे हमारा घर का खर्च चला करता था। मेरे पापा के एक छोटे से पहाड़ी गांव में काम करते थे। उनके घर से दूर रहने के कारण मेरा बड़ा भाई गलत संगतों में पड़ चुका था। वो पढ़ाई भी नहीं करता था और ना ही कोई रोजगार करता था, बल्कि दिन भर आवारा लड़कों के साथ बैठकर गप्पे मारा करता और गलत काम करता रहता था। मेरी छोटी बहन 6th क्लास में पढ़ाई कर रही थी और मैं 9th क्लास में पढ़ाई कर रहा था। मेरे एग्जाम खत्म हो चुके थे और उसके बाद मेरे पास तकरीबन 2 महीने की छुट्टी थी। मैं जिस गांव में रहता था उस पर कस्बा में स्कूल बहुत ही कम खुलती थी और वहां पर 2 महीने की छुट्टी मतलब 3 महीने की छुट्टी के बराबर होती थी। जब मेरे एग्जाम हो गए तो मैंने सोचा कि इस बार पापा के पास चला जाता हूँ। पहाड़ी इलाका थोड़ा घूम भी लूंगा, मेरा भी मन लग जाएगा। मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे पापा के पास जाना है, थोड़ा वहां पर छुट्टियां बिताकर आता हूँ। फिर तो स्कूल खुल जाने के बाद मुझे टाइम भी नहीं मिलेगी। माँ बोली कि ठीक है, तुम चले जाओ, मैं पापा को बोल देती हूँ। हालांकि मैं छोटा था, लेकिन बड़ी कम उम्र में मेरे घर की जिम्मेदारियां अपने सर पर ले रखी थी, क्योंकि पापा तो यहाँ पर रहते ही नहीं थे और बड़े भैया थे जो कि घर की जिम्मेदारियों को समझते ही नहीं थे। उन्होंने अपने आप को तो संभालना ही नहीं था, तो वह घर की जिम्मेदारियों को कैसे संभालते। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही थी। माँ जानती थी कि मैं बहुत ही समझदार हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी ज्यादा चिंता नहीं की और मुझे अकेले गाड़ी में बिठा दिया। मेरा सफर बहुत अच्छे से गुजरा। मैं बस में बैठकर रास्ते भर प्राकृतिक का आनंद लेता रहा। नदी, नाले, जंगल होते हुए मैं अपने पापा का पहाड़ी गांव पहुंच गया। माँ ने पहले ही पापा को फोन कर दिया था कि मैं उनके पास छुट्टी बिताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पापा मुझे लेने के लिए बस स्टॉप पहुंच गए और फिर वो मेरे लिए तरह तरह की नई चीज भी लाए थे, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन था। मैं पापा को देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर बस से उतरकर उनके गले लग गया। पापा को देखते ही मैं अपना सारा टेंशन भूल चुका था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ पे 3 महीने रहकर पूरा एंजॉय करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा और यहाँ से अच्छी यादों को लेकर अपने गांव वापस जाऊंगा। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन था तो आज मैं 15 साल का हो गया था। पापा से मिलने के बाद मैं और पापा गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल चले। पापा गाड़ी अपने एक दोस्त से मांग कर लाए थे। उस गाड़ी के अंदर कोई पहाड़ी गीत बज रहा था, जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम दोनों बाप बेटे बड़ी मस्ती से एक दूसरे से बातें करते हुए सफर का मजा ले रहे थे। अचानक से हमारे साथ एक हादसा हो गया और हमारी गाड़ी एक खाई में गिर गई। खाई में गिरने के कारण मुझे तो ज्यादा चोट नहीं आई, परंतु पापा का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। उनके हाथ पैर दोनों टूट चुके थे। मुझे इससे ज्यादा चोट नहीं आई थी, क्योंकि जैसे ही गाड़ी खाई में गिरने लगी मैं भी उछलकर नरम घास पर गिर चुका था, जिस कारण मुझे बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी। लेकिन मेरे पापा बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। मैं अस्पताल में गुमसुम सा खड़ा था, तभी पापा के दोस्त आए। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी और कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और रहा सवाल गाड़ी का, उसका तो मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, सो मुझे पैसे मिल जाएंगे। हालांकि मेरे पापा के दोस्त भी ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, उनकी भी हैसियत हम लोगों की तरह ही थी, क्योंकि वो लोग भी पैसों की खातिर ही अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहां पे आए और उन्होंने जो बात बताई उसे सुनकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे यहाँ आते ही पापा के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अगर मुझे जरा भी पता रहता तो मैं यहाँ पर हरगिज़ नहीं आता। मैं तो यहाँ पर पहाड़ों में अपनी छुट्टियां बिताने, घूमने और मजा करने आया था। मैं कुछ वक्त अपने पापा के साथ यहाँ गुजारना चाहता था। माँ से बड़ी जिद करके इतने पैसे का इंतजाम किया था, किसी तरह अपने पापा के पास इस पहाड़ी गांव में तक आ जाऊं। और फिर यहाँ आकर मेरे ऊपर मुसीबत का ऐसा पहाड़ टूटा जिसका कोई ठिकाना नहीं था।
पापा की हालत को देखकर मेरे आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। उनका पूरा शरीर पट्टियों से लपेटा हुआ था। डॉक्टर कह रहे थे कि उनके हाथ पैर और हड्डियां टूट गई है और उन्हें ठीक होने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। पापा के दोस्त ने तुरंत उस कंपनी को फोन किया जहां पर मेरे पापा काम करते थे। उनकी कंपनी बुरे वक्त में मेरे पापा की मदद कर सके, लेकिन कंपनी ने कहा हम कोई भी खर्चा नहीं उठाएंगे और अब 6 महीने तक हमारे पास उनके लिए कोई काम भी नहीं है और हमने उनकी जगह किसी और को रख लिया है। कुछ दिनों बाद जब पापा को होश आया तो वो बुरी तरह रोने लगे, क्योंकि पापा के ऊपर पूरे घर के परिवार की जिम्मेदारी थी। इस वजह से पापा यहाँ पहाड़ी गांव में काम करने आए थे। यहाँ आकर पापा दिन रात पूरी लगन से काम करते थे, इसलिए हम लोग अपने घर में सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। परंतु अब तो पापा का काम भी चला गया और पापा खुद ही लाचार हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह समय कैसे कटेगा और हमारा गुजारा कैसे होगा। पापा भी दिन रात में यही सोचते रहते थे कि जिस कारण पापा की तबीयत खराब रहने लगी। मैंने पापा को इतना परेशान देखा तो मुझे भी बहुत तकलीफ होता और मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता कि अगर मैं यहाँ पर ना आता तो आज ये हादसा ना होता। मेरी नजर में मेरे पापा के इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं खुद को ही मानने लगा था। अस्पताल वालों ने 1 हफ्ते में ही पापा को छुट्टी दे दी थी और बोले कि आप इन्हें घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए और इन्हें 3 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना है। इन्हें किसी भी तरह के मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना नहीं करने देना है। ये जितना आराम करेंगे उतनी जल्दी इनकी सेहत में सुधार होगा। फिर पापा और मैं घर में वापस आ गए। घर आते ही पापा मुझसे कहने लगे कि अब हमें अपने गांव में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इस हालात में तो हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। अब मेरी स्थिति भी तुम देख ही रहे हो कि मैं खुद ही इतना लाचार हो गया हूँ और कंपनी वालों ने भी मुझे काम से निकाल दिया है। जब कंपनी वाले ही मेरा खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है तो अब मैं यहाँ पे किस तरह से रहूं? जो थोड़ा बहुत भी पैसे मैंने जमा किए हैं, अगर हम लोग यहाँ पर रहे तो पैसे भी आते जाते खत्म हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम दोनों घर चलते हैं और वहीं पर रहेंगे और जब पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तब फिर मैं वापस आ जाऊंगा। परंतु मुझे पता था कि माँ पापा के इस हालत में देखकर बहुत ही दुखी हो जाएगी, क्योंकि मैंने घर पे नहीं बताया था कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। और मुझे यह भी पता था कि जब पापा को बड़े भाई के बारे में पता चलेगा वो तो आवारा करता है और कोई काम भी नहीं करता है, तो पापा की तबीयत ठीक होने की बजाय और भी बिगड़ती चली जाएगी। मैंने पापा से कहा अब आप किसी चीज की टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। आपको केवल अपनी तबीयत के बारे में सोचना है। मैं यहाँ पे रहकर आपकी सेवा करूंगा और कोई न कोई काम ढूंढ लूंगा। फिर जब आप ठीक हो जाओगे तब मैं वापस चला जाऊंगा। परंतु पापा नहीं चाहते थे कि मैं कोई भी काम करूं। वो चाहते थे कि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई करूं। परंतु मैंने सोच लिया था मैं पापा की सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा और उनके ठीक होने तक उनकी पूरी सेवा करूंगा। मेरा गांव जाने का कोई भी इरादा नहीं था, परंतु एक परेशानी मेरे साथ यह थी, मैंने कभी कोई काम नहीं किया था और मुझे कोई काम करना भी नहीं आता था। अब मुझे कौन काम देगा यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी उम्र भी बहुत कम थी। यहाँ पे एक नियम था कि कम उम्र के बच्चे अगर काम पे रखे गए फिर उस कंपनी के मालिक के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होने लगती थी, जिस कारण से मुझे कहीं पर काम भी नहीं मिल सकता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो आखिर क्या करूं। मेरे लिए यहाँ काम ढूंढना नामुमकिन था, जबकि पापा कमरे में अकेले रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे। एक दिन शाम को मैं पापा को घूमने के लिए पार्क में ले आया, क्योंकि घर में बैठे बैठे बहुत ही बोर हो रहे थे। पार्क आने पर पापा थोड़ा खुश नजर आ रहे थे और पार्क में खेलते हुए बच्चों को बड़े प्यार से देख रहे थे। तभी उस पार्क में मुझे दूर एक पहाड़ी औरत दिखाई दी थी, जो कि मुझे ही देख रही थी। कुछ देर बाद पापा के दोस्त भी पार्क में आ गए और पापा उनके साथ बातें करने लगे। मैंने जब कुछ देर के बाद दोबारा फिर से उस औरत की तरफ देखा, उसने मुझे इशारा किया और अपने पास बुलाया। मैंने पापा से कहा कि पापा मैं अभी आता हूँ, आप तब तक अपने दोस्त से बातें कीजिए। और फिर मैं उस पहाड़ी औरत के पास चला गया। वो बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसकी उम्र 30 से 35 साल होगी। वह मुझे देखती ही मुस्कुराने लगी और मुझसे पूछने लगी तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। मैंने उसे अपना नाम बताया और फिर मैंने अपनी पूरी कहानी उस औरत को एक सांस में बता डाला। मैंने उसे यह भी बताया कि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और मैं यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं हूँ। मेरे ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी है और मैं अपने पापा की मदद करना चाहता हूँ। क्या आप काम दिलवाने में मेरी मदद करेंगी? क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं हूँ।
मेरी बात सुनकर वह औरत मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी, तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है? ये सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने उनसे कहा, पापा की नौकरी तो पहले ही जा चुकी है और मैं भी काम ढूंढता ढूंढता थक गया हूँ, परंतु मुझे कहीं भी काम नहीं मिला है। कोई मुझे काम पे रखना ही नहीं चाहता है क्योंकि मेरी उम्र अभी बहुत कम है, मैं मात्र 15 साल का हूँ। फिर वह औरत मुझसे बोली, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई काम मिल जाए तो क्या तुम करोगी? मैं बहुत ही खुश हो गया और मैंने खुशी के मारे, हाँ मैं जरूर करूंगा, मैं तो यही चाहता था कि मुझे यहाँ पर किसी तरह का कोई काम मिल जाए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं 6 महीने तक पापा की जिम्मेदारी संभाल लूं, वो ठीक हो जाए और फिर अपने काम पर जाने लगे तो मैं भी अपना गांव वापस लौट जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी, तुम मुझे बहुत पसंद आए, मुझे तुम्हारी जैसे किसी लड़के की तलाश थी जो कि मेहनती हो, ईमानदार हो और कोई भी काम करने के लिए राजी हो, यहाँ तक अपने घर वालों के खातिर अपनी जान तक दे सके। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? उसने कहा, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा काम है जिसे करके तुमको खुशी मिलेगी और मैं तुम्हें ढेर सारा पैसे भी दूंगी जिससे कि तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया, आखिर मैं एक छोटा बच्चा ही तो था। मुझे लगा कि भगवान ने मेरी बातें सुन ली और मेरी अब हर समस्या का समाधान होने वाला है। मैं बहुत ही खुश हो गई। मैंने उस औरत से कहा, ठीक है, आप बस मुझे काम बता दीजिए, मैं अपने पापा से बात कर लूंगा। वो कहने लगे, तुम रोज सुबह से शाम तक मेरे बंगले पर आना होगा, 1 हफ्ते की मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी, उसके बाद तुम्हें काम बता दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें पूरे हफ्ते का पैसा एक ही बार में दिया जाएगा। उसने मुझे अपने बंगले का पता समझा दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वह मुझसे बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। मैंने उससे कहा, आप मुझे काम से बताइए कि मुझे क्या करना होगा। उस औरत ने मुझसे कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले तुम बंगले पर तो आओ, फिर तुम्हें काम समझा दिया जाएगा। और फिर उसी वक्त मेरे पापा ने मुझे आवाज दिया। मुझे उनके चेहरे की तकलीफ साफ नजर आ रही थी क्योंकि वो अब ज्यादा देर तक वहां पर बैठे नहीं रह सकते थे। मैंने उस औरत से कहा, मैं अब जा रहा हूँ और कल मैं आपके बंगले पर पहुंच जाऊंगा। और फिर मैं अपने पापा के पास चला आया और उन्हें लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में पापा ने पूछा, वह पहाड़ी औरत कौन थी और तुमसे क्या बात कर रही थी? मैंने पापा को बता दिया कि वो औरत अपने घर के काम के लिए किसी को ढूंढ रही थी और जब मैंने उनसे अपने काम के बारे में बोला, वो औरत मुझे काम करवाने के लिए तैयार हो गई। शायद उसे घर का कोई काम हो या फिर मुझसे घर का सामान मंगवाना चाहती हो, वरना भला मुझ जैसे छोटे बच्चे से उस औरत को और क्या काम होगा। मेरी बात सुनते ही पापा ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा, अभी तुम सिर्फ 15 साल के हो और बच्चे हो, तुम यहाँ घूमने फिरने के लिए मेरे पास आए थे, मैं तुम्हें किसी भी काम पर नहीं जाने दूंगा। पता नहीं वह औरत कौन है और मैं किसी अनजान के घर में तुम्हें काम करने के लिए इजाजत नहीं दे सकता। पता नहीं वह तुमसे कितना काम करवाएगी। पर मैंने पापा से कहा कि पापा, बस 6 महीने की तो बात है, एक बार जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप अपनी कंपनी को वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा और मैं वापस आपकी सेवा करके अपना घर चला जाऊंगा और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगा दूंगा। लेकिन तब तक तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो औरत मुझे अच्छे पैसे देने के लिए तैयार तो फिर मुझे काम करने में क्या परेशानी होगी। मेरी बात सुनने के बाद पापा के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि मेरा छोटा सा बेटा कितना जल्दी बड़ा हो गया। मैंने पापा से कहा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर तो देखता हूँ आखिर उस औरत के घर में क्या काम है, और अगर मुझे जरा सा भी दिक्कत हुई मैं भागकर आपके पास चला आऊंगा। और फिर घर की परेशानी देखकर ना चाहते हुए पापा को मानना पड़ा और फिर हम और पापा ढेर सारी बातें करते करते घर पहुंच गए। रात भर मैं सोच सोच कर खुश हो रहा था कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ, मुझे यह काम मिल गया, अब घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और फिर यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंखें लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और पापा के सारे काम करने के बाद उस औरत के बंगले पे पहुंच गया। उस औरत का बंगला मेरे घर से ज्यादा दूरी पर नहीं था। मैं उस बंगले पे जैसे ही पहुंचा, गेट पर एक चौकीदार बैठा हुआ था। मैंने उनसे कहा, मुझे मालकिन ने बुलाया है। चौकीदार ने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा और कहने लगे, मालकिन भी बड़ी अजीब है। मुझे चौकीदार की बातें समझ में नहीं आई। फिर चौकीदार ने किसी को फोन लगाया और
बंगले के अंदर से नौकरानी को बाहर बुलाया और मुस्कुराकर उससे कहने लगा, यह बच्चा मालकिन के साथ रहेगा। मालकिन भी एक से एक खूबसूरत लड़का ढूंढ कर लाती है, उनकी भी दाद देनी पड़ेगी। इस तरह की बातों को सुनकर मैं तो हैरान रह गया। भला काम करवाने के लिए किसी को खूबसूरत होने की क्या जरूरत है? मालकिन को तो सिर्फ मेरे काम से ही मतलब होना चाहिए था। मुझे लगा शायद चौकीदार पागल है जो कि इस तरह की बातें कर रहा है। नौकरानी चौकीदार की बात सुनकर हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। वहां तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी सोने के महल में आ गया हूँ। मैं अंदर जाके खूबसूरत सोफे पर बैठा, मेरे सामने जूस रखा गया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई खास मेहमान हूँ। थोड़ी देर में वो औरत भी वहां आ गई। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन को देख रहा हूँ। उसने ढेर सारा मेकअप लगाए हुए थे और नाइट सूट पहने हुई थी। वह मुझे बहुत ही हसीन लग रही थी। मैंने अपनी नजर शर्म से नीचे कर ली। जो भी था वह मेरी मालकिन थी और मुझे उसके यहाँ काम करना था। मैंने जूस पी लिया और कहा, मालकिन आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या काम करना है। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनने के बाद उस औरत ने कहा, तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया और मैं बोला, मैं तो यहाँ काम करने आया हूँ, आराम करने को नहीं। आप मुझे काम बताइए, मैं बड़ी मेहनत से आपका काम करूंगा। मेरी बात सुनकर वह पहाड़ी औरत अपनी खूबसूरती अंदाज में मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना होगा, इसी बात के तो मैं तुम्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन अब भी तुम जाके आराम करो, फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। तभी एक और औरत मुझे एक खूबसूरत कमरे में ले आई। कमरा इतना बड़ा, इतना शानदार था कि मैं कुछ देर कमरा ताकता रह गया। वह कमरा बहुत अच्छे से सजा हुआ था। जब से मैं यहाँ आया था मैंने तो पापा की तबीयत को लेकर ही परेशान था। ना तो ठीक से कुछ खा पाया था और ना ही कुछ ठीक से देख पाया था। इस कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो सामने लगे शीशे में मैंने अपनी शक्ल देखी। मैं तो वाकई बहुत खूबसूरत था। वो चौकीदार सही कह रहा था, खूबसूरत तो मैं हूँ। अपनी माँ की तरह दुधिया रंग, तीखे नैन, नक्श, नीली आंखें, दूसरे बच्चों से बहुत अलग था। अपने गांव में भी मेरी आंखों की बड़ी चर्चा थी। हर कोई कहता था कि यह बच्चा तो किसी अमीर घर पैदा होता, या कहाँ कीचड़ में कमल खिल गया। कुछ देर बाद हुआ था कि कमरे का दरवाजा खुला और वह पहाड़ी औरत खूबसूरत लड़की को लेकर मेरे पास आई। मैं उसे देखते ही तुरंत उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस लड़की को मुझसे मिलवाया और कहा, ये तुम्हें आज से उठने बैठने रहने सहने का तौर तरीका सिखाएगी। इस देश में कैसे रहा जाता है, कैसे बातें की जाती है, और तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी भी भाषा सिखा देगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आखिर मुझे घर पर काम करने के लिए पहाड़ी तौर तरीके सीखने की क्या जरूरत थी, और उठने बैठने के तरीके तो मुझे मालूम नहीं थे। फिर मालकिन कहने लगे, एक हफ्ते तुम्हें यह सब सीखना है, उसके बाद तुम मेरे काम के लायक बन जाओगे। ये तुम्हें छोटी से छोटी बातें सिखाएगी। मालकिन मुझे उस लड़की के हवाले करके कमरे से चली गई। वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे हर चीज सिखा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाना चाहिए। हालांकि एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतनी ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत थी। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो पापा मेरी फिक्र में बहुत ही परेशान हो रहे थे। वह मुझे देखते ही कहने लगे कि आज मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बताओ तो पहले दिन तुमने क्या क्या काम किया। उस औरत ने तुमसे बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करवाई? मैंने पापा को बताया मुझे सिर्फ उठने बैठने और पहाड़ी जिंदगी जीने का तौर तरीका सिखाए। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा दिए और कहने लगे, पहाड़ी लोग बहुत अजीब होते, एक बिल्ली भी पालते तो उसकी नस्ल देखते हैं, फिर तुमको बिना कुछ सिखाए कैसे अपने घर से काम पे रख लेते। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और मुझे यह जानकर बहुत ही खुशी मिला कि तुम्हें कोई ज्यादा भारी काम करना नहीं पड़ रहा है और तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा बोझ नहीं है। बेटा, बहुत दिल लगाकर काम सीखना। जब मैं सही हो जाऊंगा और वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा तब तुम्हें वापस घर भेज दूंगा, और जब तुम यह काम सीख जाओगे आने वाले आगे की जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तुम्हें बहुत ही फायदा मिलेगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना इतना दिन नहीं रह पाएगी। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं तुम्हें घर वापस भेज दूं। पापा ठीक ही तो कह रहे थे। मेरे बिना मम्मी आखिर कैसे दिन गुजार रही होगी। उसके बाद तो यह मेरा रूटीन बन गया था। मैं रोज सुबह मार्किन के बंगले पर जाता,
मुझे वहां पर अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते, अच्छे से अच्छे खाना दिया जाता, मेरे बालों को बहुत खूबसूरत स्टाइल से बनाया जाता, मुझे हर तरह की चीज मुहैया कराई जाती। 4 दिन में ही मेरे अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। मैं खुद को शीशे में देखकर पहचान नहीं पाता था कि मैं वही 15 साल का अमन हूँ। यहाँ का खाना पीना मेरी सेहत को बहुत लग रहा था। मुझे बंगले में घूमने फिरने पे कोई रोक टोक नहीं था। जहां मर्जी वहां जाता, जैसी मर्जी वैसे रहता, ऐसा लगता जैसे मैं मालकिन का बेटा हूँ। अब तक मैंने यहाँ किसी काम पे हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन एक बात मुझे बड़ी ही अजीब लग रही थी। मैंने कभी भी उस पहाड़ी औरत के पति को नहीं देखा था, जबकि वह शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके पति के साथ उनकी फोटो लगी हुई थी। मैंने एक बार नौकरानी से पूछा कि मालकिन के पति कहाँ है, तो उसने इतना ही बताया, हमारे साहब तो काम के सिलसिले में हमेशा शहर से बाहर रहते हैं, उनका बहुत बड़ा कारोबार है, वह बस रात को ही घर आते हैं। मैं देखता थी वह पहाड़ी औरत तैयार होकर पूरे घर में घूमते रहती थी या फिर शॉपिंग के लिए बाहर निकल जाती। जब मैंने सारे तौर तरीके सीख लिए तो मालकिन मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती, मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग करती, मार्केट में घूमती, मुझे मेरी पसंद की चीजें दिलाती। मैं अपनी नौकरी पर बहुत हैरान था, जिसके लिए मुझे सैलरी मिल रही थी, तो सारा सामान मिल रहा था और वह काम मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने पापा को अपनी नौकरी के बारे में बताया कि वहां पर पूरे दिन कैसे गुजारता हूँ। पापा कहने लगे, तुम्हारी मालकिन को शायद कोई औलाद नहीं है, इसलिए बस तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल रही है, लेकिन शायद तुम वो यह बात बताना नहीं चाहती हो। मालकिन ने तो मुझे यही बताया था कि 1 हफ्ते का मुझे ट्रेनिंग मिलेगी और फिर मेरा काम शुरू होगा, और अब मुझे बस उस दिन का इंतजार था। आखिर मुझे पता तो चले कि मेरा काम क्या है। अभी तो मैं अपने नए कपड़े और महंगी महंगी चीजों को एंजॉय कर रहा था। पापा की तबीयत पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन इतना भी नहीं सुधरी थी कि नौकरी पर जा सके। इधर मेरी नौकरी लग गई थी तो मेरे पापा के टेंशन भी कम हो गए थे। हमने अभी अभी तक अपने घर पर पापा का एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी करने के बारे में। पापा मम्मी को शाम में फोन करते, उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताते। दूसरी ओर मैं उस पहाड़ी औरत के घर पर बड़ी मजे से रह रहा था। 1 हफ्ते में जैसे मैं बिल्कुल ही बदल गया था। हफ्ते का आखिरी दिन मैं जैसे ही मालकिन के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर बहुत अजीब ढंग से हंसने लगा और कहने लगा, आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस बात पे खुश था कि आज मुझे काम करने को मिलेगा। नौकरानी मुझसे कहने लगी, आज आपको सीधे मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब भी वहां पर आया था, एक बार भी मैं मालकिन के कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा लॉक रहता था। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देख के हैरान रह गया। मालकिन का कमरा तो आज पूरी तरह सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवीली दुल्हन का होता है। मालकिन ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठाया और नोटों की 2 गड्डियां मेरे हाथों में पकड़ा दी और कहने लगी, ये तुम्हारा इस हफ्ते की तनख्वाह है। आज का पूरा एक दिन तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में बिताना होगा और आने वाले 1 हफ्ते तुम उसी तरह जीना जैसे तुमने इस हफ्ते अपने जिंदगी का मजा लिया है। मालकिन की बात मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई, हालांकि इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। लेकिन उसके बाद उस पहाड़ी औरत ने जो कुछ मुझसे कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। आखिर मैं उस पहाड़ी औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकता था। मैं तो 15 साल का छोटा बच्चा था और जिस चीज की ख्वाहिश मेरी मालकिन मुझसे कर रही थी वह मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने उनसे कहा कि मैं यह सब नहीं कर सकता। वह कहने लगी, मैंने पूरा 1 हफ्ता तुम्हें हर तरह की आजादी दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाए, अपने काबिल बनाया। अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते। यह पैसा तुम्हें इसी काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तो तुमने कोई काम किया ही नहीं। देखो, मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। अब तुम आखिरी मौके पर मुझे इनकार नहीं कर सकते। वह कहने लगी, हम औरतों की जिंदगी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग सिर्फ हमें पैसा देकर हमारी जिंदगी खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोई हमसे नहीं पूछता कि हमारे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरे पति का भी कोई ऐसा करने की आदत हो गई है। वह अलग अलग शहर में अलग अलग औरतों से मिलकर अपने हर इच्छाओं को पूरा करता है, और जब मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरे आगे ढेर सारा पैसा रख देता है। क्या पैसे से मैं अपनी भूख मिटा सकती हूँ? पैसे से मैं अपना पेट भर सकती हूँ, परंतु अपने इस मन की भूख को कैसे मिटा सकती हूँ? मेरा पति मुझे वक्त देना ही भूल जाता है। उससे यह भी याद नहीं रहता कि मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है, लेकिन उसकी दिलचस्पी तो बाजारू औरतों में रहती है।
जिसे वह गलत तरीके से अपने साथ रखता है। इसलिए मैं भी हफ्ते का एक दिन छोटे लड़कों के साथ गुजारती हूँ और अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करती हूँ। इस तरह ना मुझे प्रेग्नेंट होने का डर रहता और ना ही मुझे किसी को मेरे ऊपर शक होता है। मैं जानती हूँ कि तरीका गलत है, लेकिन मेरा पति तो मुझे धोखा दे रहा है, मैं भी उसे धोखा क्यों ना दूं। हफ्ते के आखिर में मैं अपने अंदर की आग इस तरह ठंडा करती हूँ। एक छोटा लड़का को अपने बिस्तर पर पूरे दिन रखती हूँ, लेकिन जितने लड़कों को मैंने आज तक इस्तेमाल किया है वो भी तुम्हारी जितना खूबसूरत नहीं था। मेरा दिल अब तुम पर आ चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाओ। तुम्हारी जरूरत इस वक्त पैसा है और मेरी जरूरत तुम हो। मैं तुम्हें और पैसे दूंगी जिससे तुम अपनी जरूरत को पूरा करोगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी हर जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रख लूंगी और तुम्हारे बाप को कभी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तुम्हें वापस घर जाना पड़ेगा। अपने बाप को तुम अपने घर वापस भेज देना और तुम हमेशा के लिए यहाँ पे रह जाना। छोटा था लेकिन बेअकल नहीं था। मालकिन की बात मेरे समझ में आ रही थी और मैं मालकिन की चालाकी समझ रहा था। मैंने वो सारे पैसे मालकिन को पकड़ा दिए और साफ शब्दों में कहा, मुझे हराम के इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं आपके इस रास्ते पे चलकर पैसा कमाना नहीं चाहता। मालकिन मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। पैसे की चमक भी मुझे रोक ना पाई, उनकी खूबसूरती, जवानी भी और उनकी अदाएं भी मुझे रोक ना पाई, क्योंकि मेरी माँ की परवरिश मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम थी। जो कुछ मेरी माँ ने मुझे सिखाया था और कहा था कि बेटा हमेशा सीधे रास्ते पे चलना, कभी भी कुछ करने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल मत करना। मैं भागता हुआ उस बंगले से बाहर निकला और वापस गिरता पड़ता अपने पापा के पास आ गया। मैंने अपने पापा से आकर कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ रहना कोई मकसद नहीं है। ये लोग बहुत जालिम है, हम वापस अपने गाँव चलते हैं। एक रोटी खाएंगे लेकिन इज्जत से जिएंगे। आपकी थोड़ी सी बीमारी पर कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे। उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं किया था और मुझे उस औरत ने धोखे से अपने घर बुलाया था, जो कि अपने जिस्म की भूख मुझसे मिटाना चाहती थी। तो चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ में आ रहा था। मैं अपने पापा के साथ वापसी की टिकट ले चुका था और अपने आने वाली मुश्किलों को सोच रहा था। मेरी जिंदगी मुश्किलों से भरी जरूर थी, लेकिन पाप से भरी हुई नहीं। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जिंदगी देना इंसान के हाथ में नहीं बल्कि भगवान के हाथ में है, लेकिन उस जिंदगी को कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। और मुझे यकीन था ऊपर वाले ने मेरे लिए कोई ना कोई इंतजाम करके रखा होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।